नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 3 दिन 3 चरण 6 कमेटी और सिर्फ मंथन देश की समस्याओं पर, मंथन पार्टी की कार्यशैली पर, चिंतन जनता तक पहुंचने पर और चुनौती खुद की पार्टी में वो बदलाव करने की जिनको करने से आज तक कांग्रेस बचती आई। शायद पहली बार कांग्रेस ने खुलकर स्वीकार किया कि हां, हम संगठन में बदलाव नहीं कर पाए, हमें बदलाव करना चाहिए, कठोर फैसले करने चाहिए। कुछ ऐसे ही कठोर फैसलों का जिक्र और फिक्र की जा चुकी है और चिंतन शिविर के समापन के साथ जो डिक्लेरेशन तैयार होगा वो रोड मैप होगा 2023 और 24 का। लेकिन सवाल यही है कि कागज पर प्लानिंग और जमीन पर एग्जीक्यूशन में अंतर होता है। शायद सोनिया गांधी इसको बखूबी समझ चुकी हैं और इसलिए वो कह रही हैं कि पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब वक्त है कर्ज चुकाने का। आज बात इसी मुद्दे पर। कंसेंसस ये बन रहा है कि 1 फैमिली 1 टिकट होना चाहिए और इसमें एक्सेप्शन तभी हो जबकि फैमिली का दूसरा आदमी 5 साल पार्टी के लिए कम से कम अलग से काम कर रहा हो। अब समय है कर्ज उतारने का। फैसले होंगे वो हम सब के लिए एक नए संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। दरअसल देश में इस वक्त 2 तरह के मुद्दे हैं। पहले असल वाले यानी कि बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था जैसे, और दूसरे वोटों की फसल वाले यानी कि जाति, धर्म, धर्मांतरण, इतिहास और इतिहास में उपहास। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस असल और फसल वाले दोनों मुद्दों पर मंथन कर पाएगी और क्या खुलकर अपनी विचारधारा को जनता के बीच में रख पाएगी, समझा पाएगी, और कर्ज चुकाने का मतलब क्या है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएसएमई चेयरमैन राजीव अरोड़ा जी। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं और उदयपुर से ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा और उनके साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी मौजूद हैं। राजीव अरोड़ा जी, चर्चा आपके साथ शुरू। सर, पहला दिन कैसा रहा और जब सोनिया गांधी कहती हैं कि कर्ज चुकाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? पहला दिन बहुत अच्छा रहा क्योंकि पूरे देश के शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का है, पीसीसी के अध्यक्ष हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सीएलपी लीडर्स हैं और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सारे नेता इकट्ठे हुए और गोविंद सिंह डोटासरा जी ने स्वागत भाषण दिया। जो लोग पूरे देश से यहाँ पर आए हैं, राजस्थान की पावन भूमि पे, मेवाड़ की शौर्य की भूमि पे, उदयपुर के अंदर, उन सब का स्वागत करा और अपेक्षा करी कि यहाँ पे वो 3 दिन जो आत्मचिंतन होगा, आत्ममंथन होगा, उसके बाद बहुत सुखद स्मृतियाँ लेके वापस जाएंगे जी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके के हालात इस देश में बने हुए हैं, हिंसा का वातावरण है, तुष्टीकरण के बात करने वाली बीजेपी आज की तारीख में पूरे देश के अंदर एक पोलराइजेशन कर रही है और उसकी खेती काट के चुनाव जीतना चाहती है, वोट लेना चाहती है। वो एक लोकतंत्र के संग जबरदस्त खिलवाड़ हो रहा है। इससे पूरे देश को सचेत करा और श्रीमती सोनिया गांधी ने जो कहा उस बात में सच्चाई है। आप जो कह रहे थे, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी न केवल आत्मचिंतन कर रही है, आत्ममंथन कर रही है और जब मंथन होता है तो अमृत निकल के बाहर आता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 3 दिन का जो शिविर है उसके बाद कांग्रेस की कार्यशैली में, कांग्रेस के संगठन में और कांग्रेस इस देश की राजनीति के बारे में, देश की इकोनॉमी के बारे में, बेरोजगारों के बारे में, युवाओं के बारे में और किसानों के बारे में क्या सोचती है और सामाजिक न्याय के लिए क्या सोचती है, उसके ऊपर जो डिक्लेरेशन होगा वो आगे इस देश को दिशा देने वाला होगा। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 7 वर्षों में विशेष रूप से, जब भी लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करने की बात करते हैं, इस देश में पोलराइजेशन की बात करने की बात करते हैं, तो हमेशा उनका मुद्दा भड़का दिया जाता है। और आप देख रहे हैं
जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव इस देश में फैल रहा है, जहाँ जहाँ पे भी चुनाव हो रहे हैं, जी। ये एक बहुत ही चिंता का विषय, गंभीर विषय है। उन्हें सचेत कराया और ये भी कहा कि लंबे समय तक हमारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जी। वो राज में रहे हैं। अब समय है पार्टी के लिए त्याग, बलिदान, निष्ठा, दृढ़ निश्चय और एकता दिखाने की। जी, तो मेरे को लगता है राजीव कि अरोड़ा जी, सर अमृत तो निकलता है लेकिन उसके साथ जहर भी निकलता है जब मंथन होता है। सर सवाल मेरा ये कि एक तरफ कहा जा रहा है कि युवाओं की 40% से 50% भागीदारी होगी और वहां हार्दिक पटेल आए नहीं हैं, जबकि राजस्थान के नेता वहां के प्रभारी हैं, राजस्थान में कार्यक्रम है। जानकारी लग पाई सर कि वो क्यों नहीं आए? मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं जिग्नेश पटेल से मेवानी से मिला हूँ और मैं दूसरे युवा नेताओं से मिला हूँ। हार्दिक भाई पटेल आए हैं कि नहीं आए इसकी मुझे जानकारी नहीं है। जी। अगर नहीं आए तो किसी विशेष कारण से नहीं आए होंगे। उनसे मेरी लगातार बात होती है, क्योंकि मैं गुजरात का इंचार्ज हूँ ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस में। जी। वो बड़ी निष्ठा के संग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इस विषय में कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। सर क्या जनरेशन शिफ्ट की तरफ कांग्रेस बढ़ेगी इस चिंतन शिविर के बाद? हमेशा जब भी संगठन में बदलाव होते हैं, युवाओं को मौका दिया जाता है। अब आप उसको पहले अघोषित होए, अब घोषित हो जाए, इतना से ही फर्क होगा। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ क्या आज की जो लीडरशिप है पूरे देश की, चाहे वो दिव्य सिंह जी हों, चाहे अशोक गहलोत जी हों, जी। चाहे कमलनाथ जी हों, ये सारे के सारे लोग अपने युवा समय के अंदर ही राजनीति के अंदर आए थे। अशोक गहलोत 34-35 वर्ष के अंदर पीसीसी के अध्यक्ष बन गए थे। तो हमेशा समय के पे जो भी एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल जी। से हमारे नेता निकलते हैं, जो प्रखर होते हैं, उनको कांग्रेस में जगह मिलती है। जी। और ये अच्छी बात है अगर ये तय करा जाता है कि 50% आरक्षण 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए होगा, तो मेरे ख्याल से स्वागत योग्य होना चाहिए। बिल्कुल सर, वापस मैं आपके साथ जुड़ूंगा, लेकिन कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलाल शर्मा जी, कांग्रेस के अंदर चिंतन हो रहा है और अच्छी बात यह है कि चिंतन पॉजिटिव साइड के लिए हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हाँ हमारे अंदर कमी रही है, वो ये कह रहे हैं कि हम संगठन में वक्त के साथ बदलाव नहीं कर पाए। अगर कांग्रेस पॉजिटिव साइड के साथ उठेगी तो बीजेपी के लिए क्या माने कि अच्छी बात है कि एक मजबूत विपक्ष मिलेगा, या ये चुनौती माने जिसके लिए कांग्रेस खुद को तैयार कर रही है? देखिए विजेंद्र जी, सबसे बड़ी बात जो है कि कांग्रेस को 70 साल से भी अधिक समय लग गया इनको आत्ममंथन इस बात का करने के लिए कि हमने गलतियां की है, हमें बदलाव बहुत पहले कर लेना चाहिए। और सोनिया गांधी जी ने कहा कि अब वक्त आ गया है, पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब पार्टी के लिए आपको कर्ज चुकाना है। तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट तो गहलोत जी के लिए दिया होगा कि पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, प्रदेश के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री आपको बनाया है, आपने कर्ज माफी का वादा किसानों से किया था, इसलिए कर्ज माफी को आप पूर्ण करें। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के कितना ही मंथन कर लें, ये मंथन के उपरांत जिन नीतियों को निर्धारित करते हैं उनके ऊपर चलने का काम नहीं करते। पिछले 2018 के चुनाव में इन्होंने संकल्प लिया था कि 2 बार से लगातार हारे हुए को हम उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। शाहपुरा से आने वाले आलोक बेनीवाल का तो टिकट इस आधार पर काटते हैं, लेकिन बीकानेर के अंदर बीडी कल्ला जी को 2 बार हारने के उपरांत भी ये टिकट देते हैं। तो ये चाहे कितनी पॉलिसी बना ले, नीति बना ले कि 50% से कम उम्र वालों को हम पदाधिकारी बनाएंगे। जी विजेंद्र, जिताऊ को देने में क्या समस्या? बीडी कल्ला जी जीत कर आए, मंत्री हैं। नहीं तो ये तय करें ना कि हम तो जीतने वालों को देंगे। ये तय क्यों करते हैं कि 2 बार आने वालों को टिकट नहीं देंगे? अभी ये तय कर रहे हैं कि साहब 5 साल लगातार काम करने वालों को ही हम उम्मीदवार बनाएंगे, टिकट देंगे। डायरेक्ट कोई आएगा तो हम उसको टिकट नहीं देंगे। या आज भी विजेंद्र जी कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल सकती, वंशवाद से बाहर नहीं निकल सकती, इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए मुद्दों से कभी लगाव नहीं हो सकता। आज भी इनके मंथन के अंदर चर्चा चल रही है ना रामलाल शर्मा आज जी, भी अगर बीजेपी कहती है कि हम संगठनिक पार्टी हैं, रीति नीति विचारधारा की पार्टी हैं, हमारे यहाँ काडर बेस है, लेकिन यूपी के अंदर जो कांग्रेस छोड़कर आए आपने उनको शामिल कर दिया, मध्य प्रदेश से जो कांग्रेस के बड़े लीडर आए आपने शामिल कर लिया, मंत्री उनको बना दिया। तो कहां काडर रहा इसमें? आगे भी हम करेंगे, आगे भी करेंगे। जो हमारी पार्टी की रीति नीति से, हमारे सिद्धांतों से, हमारे पंचनिष्ठाओं के अंदर विश्वास रखेगा उसको हम पार्टी ज्वाइन कराएंगे, चाहे वो किसी भी विचारधारा को छोड़ गए। उसमें कई अतिशोक्ति नहीं है, लेकिन हम वैचारिक आधार के ऊपर, हम वैचारिक आधार के ऊपर राजनीति करते हैं। पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी
समय की राजनीति करती है। जी। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ाएंगे, वक्त आएगा तो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। राजस्थान के अंदर उदाहरण है, इसी तरीके से एमपी का उदाहरण है, मध्य प्रदेश का उदाहरण है। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वक्त आएगा जिसके नाम को पीछे करेंगे, दूसरे को मौका देने का काम करेंगे। तो आज कांग्रेस के नेता जिस तरीके से चिंतन शिविर के अंदर चिंतन इस बात का कर रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं, तो आप खड़े रहो ना, कौन मना कर रहा है अल्पसंख्यकों के साथ? हम भी कहते हैं अल्पसंख्यकों के साथ आप सुरक्षा मुहैया कराइए, उनके साथ खड़े रहे। लेकिन बीजेपी की सोच बिल्कुल क्लियर है कि जब भी मुद्दे आधारित बातचीत होगी हम धार्मिक आधारित बात पर चले जाएंगे। देखिए रामनारायण मीणा जी हमारे साथ है। रामनारायण मीणा जी सर, इसलिए मैं जब सुबह से चिंतन शिविर को कवर कर रहा हूं, फर्स्ट इंडिया कवर कर रही है, तो वो ये समझा रही है और ये समझने की कोशिश करी है कि जिन मुद्दों के साथ चिंतन हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का गिरना, इसके अलावा और अन्य मुद्दे, दरअसल चुनाव देश के अंदर उन मुद्दों पर लड़ा ही नहीं जा रहा है। मुद्दों को बीजेपी कर देती है धार्मिक आधार पे, उसका तोड़ क्या चिंतन शिविर में निकाला जाएगा कि उससे कैसे निपटा जाए। देखिए विजेंद्र जी, ये बहुत अहम चीज़ है। शिविर में चिंतन किया जाएगा और कांग्रेस मजबूती से उभरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम सबसे पहले तो इसका चिंतन करें कि हमारे मतदाता कैसे गायब हो गए। मैं राजस्थान का एक उदाहरण देता हूं। कोई न कोई कौम किसी न किसी पार्टी के साथ खड़ी है। आप देखिए, आज बहुत से लीडर्स ऐसे भी हैं जिनकी कौमें बीजेपी के साथ खड़ी है, वो कांग्रेस में लीडरशिप है। बीजेपी में से लीडर है जिनकी कौमें कांग्रेस के साथ खड़ी है, वो बीजेपी में लीडर है। तो कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि जो कौम हमारे साथ आज भी 80-90% खड़ी है, वो साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, उसके लीडर्स के साथ हमने अनजस्टिस क्यों कर रखा है। जो आज राजस्थान में क्या हो रहा है कि इस बीजेपी के शासन में, पिछले शासन में जो हुआ, वो त्रुटियां हम क्यों नहीं सुधार पा रहे। वोट हमें लेना है। जो आदमी एलिजिबल है और वंचित वर्ग का है, उसको रोका जाता है कि तेरी सीट खाली नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के ऊपर तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, उनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की इतनी कमियां हैं कि चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस यदि मजबूती से उभरी और एक्सेप्टेबिलिटी वाले लीडर्स को लिया। अच्छा रामनारायण जी, मुझे तो लगा था कि आप कहेंगे कि उभरेगी ही। आप अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर उभरी, तो आपको संशय है? देखिए मैं आपको देश की, प्रदेश की स्थिति तो नहीं चाहता, लेकिन हिंदुस्तान स्तर पे जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से मार्केटिंग बीजेपी कर रही है, जिस तरह से पूंजीपतियों का बढ़ावा हो रहा है और कमजोर वर्ग नीचे जाता जा रहा है, उसमें हमें नवयुवकों को लेने से नहीं होगा। बहुत से नवयुवक ऐसे एडवाइजर है बड़े नेताओं के, जिससे उनकी कास्ट ही उनको वोट नहीं दे पा रही है। ये बड़े लीडर्स को, अच्छे वर्कर्स को, सीजन्ड आदमी को एडवाइजर रखना पड़ेगा। एक कौम से काम नहीं चलेगा। हमें कांग्रेस की पुरानी बात, नेहरू जी के साथ जिन लोगों ने काम किया उनको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते जी। सोनिया जी ने जो कांग्रेस में लाए हैं, जिन्होंने टिकट दिया, उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो चिंतन शिविर का चिंतन हमें कहां तक ले जाएगा, क्योंकि हमें कांग्रेस को उभारना है देश के इंटरेस्ट में, अकेले कांग्रेस के इंटरेस्ट में नहीं उभारना है। हमें देश को आगे बढ़ाना है ताकि भारत मजबूत होकर के उभरे। आज सीमाएं हमारी असुरक्षित है। यदि कोई कहे तो श्वेत पत्र जारी करे केंद्र सरकार के। आज जिस प्रकार से अरुणाचल में आप जाइए, गूगल से सर्च करिए क्या हो रहा है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास सर। कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू है। योगेश हमारे साथ बने हैं। योगेश, पहले दिन को कुछ शब्दों में समाहित कीजिए और बताइए कि आज पहला दिन कैसा रहा कांग्रेस के लिहाज से। क्या माने कि कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कम से कम पहले दिन नजर आया, चाहे अपनी गलतियों को स्वीकारना हो, चाहे सोनिया गांधी का स्पष्ट संदेश हो कि बहुत दे दिया गया है, अब कर्ज चुकाने का वक्त है, चाहे ये साफ कह दिया हो कि 40 से 50% युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है आज पहले दिन जो कमेटियां हैं कांग्रेस पार्टी की, वो 6 आप जो तमाम प्रपोजल्स की बात कर रहे हैं, ये विचार आया है, ये एक तरह का प्रस्ताव है। अभी इन कंक्लूड जब 3 दिन बाद किया जाएगा, एक सभी कमेटियों के जो भी प्रस्ताव होंगे, उसके बाद जब कंक्लूजन हमारे सामने आएगा, उसमें समय अभी जो भी बिलो 50 की बात की जा रही है, परिवार में एक टिकट की बात की जा रही है और 5 साल के एक्सपीरियंस की, ये सब एक प्रपोजल्स हैं। अभी ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। और इसके बाद
कंक्लूजन जब होगा तब हम कह सकते हैं पार्टी ने कोई निर्णय लिया है। और जो बात सबसे बड़ी अभी युवा की आ रही है, नरेंद्र मोदी युवा नहीं है, लेकिन देश की बड़ी बहुसंख्यक युवा आबादी को प्रभावित करते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक बड़ा वर्ग मांगता है। और रामनारायण मीणा जी की बात से मैं सहमत हूँ कि खाली युवा होने से ही काम नहीं चलना, अनुभव अपने आप में वरीयता रखता है। और अनुभव, शीला दीक्षित ने 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई थी, तो वो युवा नहीं थी जब पहली बार वहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा तो दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली को बदला हुआ रूप दिखाई दिया, तो शीला दीक्षित का राज था जी। तो ऐसी कई बातें हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी के चिंतन मनन में आज पहले दिन ही वो तमाम बातें बता दी गई जिनको लेकर कई तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं। और सोनिया गांधी का जो पूरा संबोधन है वो इस बात में निहित है कि आगे बढ़ना है, पुरानी तमाम बातों को भूलकर आगे बढ़ना है, कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से खड़ा करना है। इसके लिए काफ़ी कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी और आपस के तमाम जो मसले हैं उनको सुलझाने की आवश्यकता होगी। तो ये कहा जा सकता है पहला दिन बहुत सार्थक चर्चाओं का रहा। संगठनात्मक बदलाव को लेकर जो बैठक हो रही है, 3 बड़े कमेटियां कही जा सकती है तो 6, लेकिन 3 मोटे तौर पर जो कांग्रेस के इस पूरे चिंतन शिविर को प्रभावित करेगी, संगठन से जुड़ी कमेटी और यूथ एम्पावरमेंट से, महिला एम्पावरमेंट से जुड़ी कमेटी, और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आमूलचूल परिवर्तन लाने हैं उससे जुड़ी जो राजनीतिक कमेटी है वो कहा जा सकता है। ये 3 कमेटियां अपने आप में पूरे चिंतन शिविर का जो सार है वो प्रस्तुत करेगी और निर्णय। योगेश, लेकिन मैं उस शब्द को समझना चाहूंगा जिसका जिक्र एक सप्ताह में सोनिया गांधी 2 बार करती हैं। वो कहती हैं कि आपको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, 2 बार याद दिलाती हैं और साथ में याद दिलाते हैं कि आपको कर चुकाने का वक्त आ गया है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या वो कह रही हैं कि अब युवाओं को आगे आने दीजिए, आपको पार्टी वैसे ही बहुत दे चुकी है, अब अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ दीजिए? क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ऐसा नहीं है कि पुराने लोग ही तमाम पदों पर रहे हैं, नए चेहरे भी बहुत बड़ी संख्या में हैं कांग्रेस पार्टी में, जिनको केंद्र में भी पद मिला, मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे। और कर चुकाने की बात में किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कई व्यक्ति हैं कांग्रेस के अंदर। एक कहा जा सकता है कि लंबे समय तक अगर किसी दल का राज रहता है तो उस दल के अंदर अनुभवी व्यक्तियों की एक लंबी जमात होती है, तो वो कांग्रेस पार्टी के हैं। 70 सालों तक इस दल ने राज किया हुआ देश पर, तो 70 सालों के दल के अंदर कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कई बड़े नेता हैं, कई पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे जो लीडर्स हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि उनको कर्ज का अर्थ यही है कि अब उनको अपनी निष्ठा और समर्पण भाव से पार्टी के लिए काम करना है, पद की चाहत रखे बगैर उनको काम करना है। जी, अर्थ यही लगाया जाए। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ देवेंद्र शास्त्री जी भी हैं। देवेंद्र शास्त्री जी, बीजेपी एक्टिव मोड में, सुपर एक्टिव मोड में, कांग्रेस सुपर एक्टिव मोड में चिंतन शिविर के साथ, क्या आम आदमी पार्टी अगर 2023 को राजस्थान में देख रही है तो इस तरीके के बड़े कार्यक्रम हम देख सकते हैं, या फिर जिस तरीके से दिल्ली में छोटे छोटे कार्यक्रम के जरिए आम आदमी तक पहुंचा जाता है, हम उसी तरीके के कार्यक्रम देखेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी अपना बेस मजबूत करने की तैयारी कर चुकी है। सारे संभागों में आम आदमी पार्टी एक जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं विनय मिश्रा जी, वो एक दौरा कर चुके हैं पूरे लवाजमे के साथ में, और 200 की 200 विधानसभाओं में 4-4 मीटिंग जनसभाएं करने की प्लानिंग शुरू हो गई है। 15 तारीख से शुरू हो रहा है और अगले 30 तारीख तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। आप समझ लीजिए कि किस गति और किस स्पीड से हम लोग विधानसभाओं में गांव तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं जी। रही बात जो ये चिंतन शिविर है, मैं कुछ कर्ज चुकाना है, इस पर मैं आपको कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। देखिए, ये कर्ज चुकाने का ये जो डायलॉग एक पार्टी की शीर्ष पर बैठी हुई नेत्री अगर दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है और अब ये वक्त आ गया है जब मरने मारने की नौबत वो चेतावनी दे रही है कि अब जो है आपको पार्टी का कर चुकाना है, नहीं तो ये पार्टी नहीं बचने वाली है। एक चीज़। दूसरी
चूंकि राजस्थान में ये आयोजन हो रहा है, तो इसमें देखिए ऐसा है कि राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी के बीच में द्वंद्व चल रहा है जी। और वो बहुत सीरियस नोट पर है, और जो हाईकमान जो चाहती थी वो आज तक यहाँ पर वो बदलाव कर नहीं पाई है। तो और लंबे समय से अशोक गहलोत जी जो हैं वो यहाँ पर काबिज हैं और वो बदलाव चाहती है, यंगर टीम को देना चाहती है। वो भी एक मैसेज जो है, आप ये मानिए कि ये मैसेज उनके ऊपर है। तीसरा एक और मैसेज इससे निकलता है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास है कि यहाँ पर उन्होंने जिस तरह का भ्रष्टाचार देश में कल्चर बनाया, उसमें नेताओं ने बहुत कुछ हासिल किया। अब कांग्रेस पार्टी आर्थिक रूप से माली हालत उसकी बहुत अच्छी नहीं है, और एक मैसेज ये भी है कि इस वक्त अब कर्ज आप पार्टी का चुकाइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि देश में एकमात्र आम आदमी पार्टी है जो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की बात कर रही है। ये चिंतन शिविर में, इस चिंतन शिविर में राजस्थान में कार्यकारिणी का गठन हो गया सर देवेंद्र शास्त्री जी, कार्यकारिणी का गठन हो गया राजस्थान में आम आदमी पार्टी की। देखिए हमारा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत, हाँ वही मैं बता रहा हूं, क्या जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष बना दिए गए? मैं क्या बता रहा हूं, देखिए अभी हमारा बेस तैयार करने की प्रोसेस चल रही है। हम 3 महीने का टाइम पीरियड लिया गया है। 3 महीने में हम पूरा का पूरा नीचे का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद हम कार्यकारिणी तक आएंगे। 3 महीने का हमारा टारगेट। राजीव अरोड़ा जी हैं। राजीव अरोड़ा जी, ये मानकर चलें सर, अफसोस या फिर कहीं की शंका इस बात को लेकर होती है कि मंथन होगा अच्छी चीज है, चिंतन होगा अच्छी चीज है सर, डिक्लेरेशन भी आएगा वो भी अच्छी चीज है सर, लेकिन जो कार्यकर्ता के मन में भी भ्रम होगा वो ये होगा कि कागजों में बेहतरीन दिखेंगे सारे सुझाव, जमीन पर एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्या इस बार मानकर चलें कि कांग्रेस जो लिखा जाएगा डिक्लेरेशन में सा अक्षर उसको जमीन पर एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश करेगी? निश्चित रूप से वीरेंद्र जी, यहाँ पे सोनिया गांधी उपस्थित हैं, राहुल गांधी उपस्थित हैं, प्रियंका गांधी उपस्थित हैं, और जिस तरीके का आज सोनिया जी का भाषण हुआ है उससे साफ लगता है कि कांग्रेस एक्शन करने के मूड में है, न केवल खाली पॉलिसीज़ को बना रही है बल्कि उनके पास एक प्लान है जिससे वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो विभिन्न राज्यों के चुनाव हैं वो भी हमारे दृष्टिगत हैं। 2024 का जो राष्ट्रीय चुनाव होगा उस पर भी नज़र है, और यूपीए की सरकार दोबारा कैसे बन सके उसकी भी बात भी है। तो और ये भी, इसमें भी कोई शंका नहीं है सोचने में कि अगर आप अभी मुझसे मुस्तैदी से नहीं लगेंगे तो आप कैसे मुकाबला करेंगे। और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसको आज की तारीख में, जिसने सरकार दी है इस देश को, अब विपक्ष की भूमिका निभानी है जी। और देश की जनता, मेरे पास वक्त की कमी, मैं एक लाइन में चाहूंगा कि आप जवाब दें। राजीव अरोड़ा जी, कांग्रेस लंबे वक्त से अंतर्द्वंद से जूझ रही है, क्या जो अभी तक गुट नजर आते थे वो इस चिंतन शिविर के बाद एकजुट नजर आएंगे? यहाँ पे जो भी अलग अलग गुट कहलाते थे उन सबके नेता यहाँ पे उपस्थित हैं जी। और कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें लोगों का अलग अलग काम करने का तरीका होता है और उस वजह से कभी कभी कोई मतभेद हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस चिंतन शिविर के बाद हम एक दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश देंगे। जो बातें हमको करनी है हम बैठक के अंदर अपना सुझाव रखें, और जो पार्टी जो डिक्लेयर करेगी उसके ऊपर निश्चित रूप से एक सिपाही की तरह काम करेंगे। ठीक है सर। योगेश, आपके साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी मौजूद हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्या वो इशारा कर रही हैं बाकी वरिष्ठ नेताओं के लिए कि बस अब पॉलिटिक्स में बाकियों को आने दीजिए और पीछे से बैक कीजिए कांग्रेस को, अपने अनुभव को बैक साइड से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कीजिए? क्या दिल्ली के अंदर कांग्रेस का एक बड़ा चेंज दिखाई देगा एआईसीसी में? देखिए, ये बात सही है। और अदिति, जिस तरह का सवाल विजेंद्र का है कि किस तरह के चेंज देख सकते हैं हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, आज प्रपोजल्स आए हैं, तो क्या लगता है? एक बात ये भी चल रही थी कि इस तरह अजय माकन ने कहा कि सोनिया गांधी शायद रायबरेली का अगला चुनाव ना लड़े, नए लोगों को मौका दें, तो क्या लगता है आपको?
सबसे पहले तो योगेश जी, इन 3 दिनों में ऐसे कोई बदलाव 15 तारीख को जब CWC की बैठक होगी और जितने भी सुझाव आएंगे इन कमेटियों से, उसमें आ सकते हैं पहली। और बड़े परिवर्तन होंगे, जैसे कि राज्यसभा की बात होती है कि राज्यसभा या कैपिंग हो जाएगी एज को लेकर, या कितने युवा इसमें आएंगे, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन योगेश जी, सवाल ये है कि ये 3 दिन के चिंतन शिविर में, अभी जब चिंतन शिविर खत्म हुआ और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ, उस बीच में हमने जितने लोगों से बात की, घूम फिर कर सब यही कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी कमान संभाले। सवाल ये है कि जिस स्थिति में आज कांग्रेस है, उस स्थिति में हम सितंबर का भी इंतजार नहीं कर सकते, जहां पर अक्टूबर में हिमाचल में चुनाव है, दिसंबर में गुजरात में चुनाव है। जाहिर तौर पे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन 1 साल बाद उन 2 राज्यों में चुनाव है जो अगर खो दिए तो कांग्रेस के पास फिर कुछ बचेगा नहीं। तो राहुल गांधी जाहिर तौर पे प्रोसेस के रूप में आना चाहते हैं, या कोई भी गांधी नॉन गांधी उस प्रोसेस के ये तो उन्हीं को तय करना है, उन्हीं को तय करना है, लेकिन जल्द करना होगा। संगठन चुनाव के माध्यम से तो धीरे धीरे आ रहे हैं, सितंबर है, लेकिन आज भी इस पूरे नव संकल्प में यही है कि राहुल जी मान जाइए। एक बात बड़ी दिलचस्प है कि कोई बात भी नहीं करेगा कि गैर गांधी को बनाया जाए। जाहिर तौर पे, और हो सकता है कि इस पूरे कमेटियों के बीच में जो सुझाव हो, उसमें एक बोल्ड लेटर्स में, इटैलिक्स में ये भी सुझाव हो कि राहुल गांधी ही बनेंगे। अब बस राहुल गांधी कब मानते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में, क्योंकि युवाओं की आज इतनी बात होती है, हम युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी युवा नहीं है, फिर भी युवा उनसे जुड़े हुए हैं। युवा है, महिलाएं हैं, किसान हैं, सब नाराज होने के बाद भी वोट बैंक तो मोदी का ही बढ़ता है। तो राहुल गांधी जो सबसे ज्यादा वांटेड युवा है कांग्रेस के, वो आके लीड क्यों नहीं करते? क्योंकि लीडरशिप चाहिए, बाकी सब बाद में। सोनिया गांधी कह रही कड़े कदम उठाएंगे, ये करेंगे, बदलाव होंगे, सब कुछ होगा। लीडरशिप का सवाल है। सोनिया गांधी अपने घर में बैठ के वो सब कुछ कर रही हैं बेहतर तरीके से जितना वो कर सकती हैं, लेकिन अब घर से बाहर निकलने का समय। अदिति, क्या लगता है जिस तरह के प्रपोजल है, 3 मोटे तौर पर मैंने भी कमेटियाँ बताई थी, है 6 कमेटियाँ, लेकिन अब सरकार नहीं है केंद्र में, इसलिए काफ़ी तौर पर संगठन जो है वो इम्पोर्टेंट है, राजनीतिक तो कमेटी अब इम्पोर्टेंट है जो प्रपोजल ला सकती है। अब कहा जा रहा है, जैसा विजेंद्र ने भी कहा, सोनिया गांधी ने कहा कि कर्ज उतारने की बात, इसको किस सिरे से देखा जाए? देखिए, राजस्थान के अगर लिहाज से कहें तो इसको 2 सिरे से देखा जा रहा है। पहला, एक सिरा है जो दूसरे गुट का है, वो ये मान रहा है कि इसका मतलब है कि जो एक्सपीरियंस हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी 70+ एज है, वो अब जाएंगे और युवा लोग आएंगे और संभालेंगे। एक गुट जो अब राजस्थान में इस बयान के बाद इसको देखकर इस तरह से देख रहा है। अभी हम सिर्फ राजस्थान की बात कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में चुनाव हैं, राजस्थान खो सकती है कांग्रेस। दूसरा, इस तरीके से देख रहे हैं कि इन जनरल जो व्यक्ति केवल राज्यसभा के पीछे पड़ा है, जिससे कोई ऐसा काम नहीं किया है जैसे सरकार लेकर आना। अशोक गहलोत सरकार लेकर आए, एक बार नहीं 3री बार, और अशोक गहलोत और तमाम चीजें हैं जो उस तरीके से गिनाना ठीक नहीं होगा, योजनाएं तमाम चीजें। बिल्कुल योगेश, वक्त की थोड़ी कमी है। हमारे साथ राम नारायण जी भी जुड़े हैं, रामलाल जी भी जुड़े हैं। रामलाल जी, एक लाइन में मुझे जवाब दीजिएगा, चुनौती 2023 में राजस्थान में बीजेपी के सामने क्या है? अशोक गहलोत की सरकार या आम आदमी पार्टी का उभरता हुआ जनाधार? देखिए विजेंद्र जी, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केडर बेस पार्टी है, हमेशा सतत प्रक्रिया के तहत काम करने वाली पार्टी है, जनता के मुद्दे उठाने वाली पार्टी है। प्रतिपक्ष का धर्म हम अच्छी तरीके से निभाने का काम करें। लेकिन मैं इतनी बात इस अवसर के ऊपर जरूर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चर्चा, मंथन, ये सब कुछ कर रही है, लेकिन 2 चीज़ किसी भी के संगठन के और व्यक्ति के जीवन के अंदर नितांत आवश्यक है। पहला है अनुशासन। कांग्रेस पार्टी के अंदर अनुशासन नहीं है। राहुल गांधी जी ट्रेन से आए, रिंगस के अंदर, स्वागत के अंदर ही दोनों गुट आपस के अंदर भिड़े, ये अनुशासन की कमी है। और किसी भी संगठन के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। आज रामनारायण जी ने भरत सिंह जी ने जो बात उठाई है, चैनल के अनुशासन में मुझे रहना पड़ता है, मेरे पास वक्त की कमी है। रामनारायण मीणा जी, एक लाइन में सर, जो डिक्लेरेशन होगा, आपको कितना ही उम्मीदें हैं कि वो 60%, 70% भी जमीन पर एग्जीक्यूट होगा? देखिए विजेंद्र जी, हमें राजस्थान में बीजेपी से लड़ना है। बीजेपी के ऊपर कितने आरोप है, ईवीएम का भी आरोप है, सॉफ्टवेयर का भी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हमें एक्सेप्टेबिलिटी वाले, ये नवयुवकों की बात छोड़ करके नवयुवक भी एक्सेप्टेबिलिटी वालों को हम उभारेंगे तो बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगी। नेताओं की इच्छा वालों को उभारेंगे तो बीजेपी से लड़ना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। हमें राजस्थान आपने एक लाइन में सब कुछ खत्म कर दिया है।
शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव अरोड़ा जी आपका भी शुक्रिया, रामलाल जी और देवेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, योगेश और अदिति आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।